नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके सांसद। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। दुर्ग सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का धड़कता हुआ दिल भी है। एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जहां राजनीति परिवारों से भी टकराती है, जहां भूपेश बघेल और विजय बघेल जैसे बड़े नाम आमने सामने नजर आते हैं, जहां जातिगत समीकरण चुनावी दिशा बदल देती है। आज हम बात करेंगे उसी दुर्ग की, जिसका इतिहास 100 साल से भी पुराना है। दुर्ग के मौजूदा सांसद विजय बघेल, जिन्होंने 2019 और 2024 में रिकॉर्ड वोटों से जीतकर इस सीट पर अपनी पकड़ और भी मजबूत की थी। विजय बघेल की विकास यात्रा, केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का दावा, आज उन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज के हमारे मेहमान हैं दुर्ग से सांसद विजय बघेल। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये शब्द के साथ हमको नवाजा जाता है। मैं विजय बघेल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। विजय बघेल जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। और आपने हमें समय दिया। हम दुर्ग को बहुत ही नज़दीक से समझेंगे और जानेंगे कि आपने जो काम किया है, आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि 6-6.5 साल जो है वो हो चुके हैं। कैसे आप अपने टर्म्स को देख रहे हैं? देखिए प्रांजलि जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मुझे देखने वाले, सुनने वाले सभी भाइयों को, बहनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। मैं दूसरी बार सांसद हूँ। एक बार मैं विधायक रहा पाटन विधानसभा क्षेत्र से, और वो पाटन विधानसभा मेरे ही दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत है। संतुष्टि अपनी हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, संतुष्टि जनता की हो, जिन्होंने हमें चुना और जिसके कारण हम सांसद बने। तो निश्चित रूप से उनके मन में जो संतुष्टि है, जो भाव है, वो इसलिए दिखता है कि मैं पहली बार सांसद बना उनके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के, और मेरे साथियों की मेहनत से, मेरे पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से। तो स्वाभाविक रूप से मेरे जो कार्यों से संतुष्ट मेरे नेता भी हुए, मेरे साथी भी हुए, और हमारे यहाँ की देवतुल जनता भी हुई जी। इसलिए मैं दूसरी बार जीत के आया, ये मैं मानता हूँ। और उनकी संतुष्टि ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है और सौभाग्य हमारा जी। मैं पहली बार सन 2019 में जब लोकसभा लड़ा तो लगभग 3,92,000 का रिजल्ट था, और दूसरी बार वो बढ़ के 4 लाख लगभग 38,000 हो गया। तो स्वाभाविक रूप से जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, और मेरे कार्यों से जी जनता संतुष्ट है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन स्वयं मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो और क्या अच्छा कर सकता हूँ, लोगों के मन में मैं किस तरह और जगह बना लूँ, और सिर्फ पद में रहते जगह बने ये बड़ी बात नहीं है, पद में ना रहें तो भी जी जनता का मान, सम्मान, आशीर्वाद हमेशा एक पारिवारिक सदस्य के रूप में, एक आत्मिक सदस्य के रूप में मिलता रहे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात होगी, और मेरे लिए मेरे जीवन का एक अमूल्य मेरा धरोहर होगा। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि आपके कार्यकाल पे धरातल पर उतरी और आपको लगता है कि उन योजनाओं का फ़ायदा आम जनता को मिला है? जी देखिए, 2 तरह की योजनाएं होती हैं जी। एक तो सामान्य योजनाएं जो जनता के लिए बनती है, जनता के हित के लिए बनती है, पूरे देश के लिए बनती है। उसमें हमारी क्या हिस्सेदारी है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करूं, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करूं, ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे पार्टी के सरकार के माध्यम से जो योजनाएं जनहितकारी बनी, उसका लाभ मेरे क्षेत्र में बिना अड़चन के, बिना कोई लोगों की परेशानी लोग परेशान होते हुए उनको उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं है, जो भी पात्र हितग्राही हैं। और उसके लिए सतत मैं और मेरे साथी लगे रहते हैं। जो स्थानीय स्तर के ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, और हम सब मिलकर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि अधिकारियों से मिलकर पात्र लोगों को जो हक मिलना चाहिए, जो योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो मिले जी। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में इस तरह के जो, चाहे किसान भाइयों के लिए जो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे अन्य प्रकार की योजना जो मैंने अभी बताई वो हो, लगातार हमारे लोगों को मिल रही है। और जहाँ भी ऐसी अड़चन आती है हम लोग उसको तुरंत निपटारा करते हैं, अधिकारियों से मिलके उसको सुलझाते भी हैं, उनको लाभ दिलवाते हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो, सड़क की व्यवस्था कैसी हो जी। रेल की सुविधा कैसी हो, इसके लिए अभी जैसे मैं 5 मेरे यहाँ रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किए हैं। जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई पूरे देश में, उसका लाभ, अमृत स्टेशन जो योजना है उसका लाभ मेरे यहाँ 5 स्टेशनों को मिला। दूसरी बात है कि सड़कें जो सुविधाजनक बने, जो पहले बनी थी उसमें और इजाफा मेरे कार्यकाल में केंद्र के माध्यम से माननीय गडकरी जी के आशीर्वाद से और राज्य के माध्यम से जो राज्य परिवर्तित बहुत सारी योजनाएं हैं उसका लाभ मेरे क्षेत्र में मिला है और उसके लिए लगातार लगे भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो PM श्री स्कूल है वो अधिकतम बने, उसमें हमने सफलता पाई है। मेरे यहाँ मेरे से पहले जो IIT हमारे यहाँ बना है वो एक दूसरे जगह चल रही थी, रायपुर में, क्योंकि हमारे लिए वो सेंक्शन हुआ था भिलाई दुर्ग के लिए, लेकिन बिल्डिंग बन रहा था, उसमें रफ्तार नहीं आई थी। तो उसको मैं जब सांसद बना तो लगातार एजेंसी से बात करके, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करके उसको द्रुत गति से बनाया और उसका लोकार्पण करके उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उस जो भवन का उसका लोकार्पण वो किए थे। मेरे यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसमें पूरी सक्रियता से टेक्निकल जो कॉलेज हैं वहाँ और टेक्निकल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, इसलिए केंद्र सरकार से बहुत सारे एड, उसके बहुत सारे और विभाग को बढ़ाने के लिए हमने संपर्क किया था यहाँ के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, उसमें भी हमें सफलता मिली है। विपक्ष क्यों आरोप लगाता है कि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं आपने काफ़ी देर से लागू की है जिले में, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आप लोग तो संसद टीवी में हैं जी, और बहुत सारे अनुभव आप लोग यही देख रहे हैं कि विपक्ष के मन में सिर्फ यही भाव रहता है कि चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, हमको विरोध करना है। वो ये मन में ठान लिया अभी का विपक्ष और कि उनके मन में सिर्फ ये है कि हम विपक्ष में हैं और हमारी भूमिका सिर्फ नकारात्मक बातें करने में ही हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा समझते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जब माननीय अटल बिहारी जी थे, सुषमा जी थे, हमारे और नेता विपक्ष में थे, दूसरी पार्टियों के भी नेता विपक्ष में थे जी। तो इस तरह की जो मैंने संसद की बहुत सारी कार्यवाहियाँ पुराने खंगाल कर देखी है, उस समय जो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वो नेता निभाते थे, आज के दृष्टिकोण से नहीं दिखता। आज तो सिर्फ हल्ला करें कैसे जी, संसद का समय कैसे बर्बाद करें, और सिर्फ चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, हर जगह हम हल्ला करके, हम तर्क का कुतर्क करके कैसे सरकार को नीचा दिखाएं,
यही भूमिका निभा रहे हैं। और उनके क्या आरोप है ये तो तय जनता करेगी, लेकिन जनता कर रही है। जी। जनता देखिए 3-3 बार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने, ये साक्षात प्रमाण है कि जनता संतुष्ट है। अभी अभी बिहार में चुनाव हुआ, SIR का नरगल बयानबाजी कर रहे थे। 2 दिन में पूरे खुले किताब की तरह जो SIR की सत्यता है और जो प्रामाणिकता है और जो संवैधानिक जो निर्णय लेकर चुनाव आयोग काम कर रहा है जी, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया कि पहले क्या था आज क्या है। चलिए माननीय विजय जी, अमित हम शाह आगे जी बढ़ते ने हैं। कल ही सारी बातें बताई। जी, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सांसद निधि की, जी। जो कि आप लोगों को मिलता है, जिस पर कि आम जनता का हक है। तो पिछले टर्म में और इस बार के कार्यकाल में आपने प्राथमिकता क्या रखी? कहाँ पर आपको लगा कि सांसद निधि को खर्च करना चाहिए? नहीं, मैं सबसे ज़्यादा तो शिक्षा और स्वास्थ्य में ध्यान देता हूँ। जी, और बहुत सारी जो गांव में जो गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां, जहां तक लोगों को पहुंचने में दिक्कत होती है, उसके लिए मैं उसमें अपना जो सांसद निधि उसको स्वीकृत करता हूं। दूसरी बात है जो शमशान घाट होते हैं हर गांव में, जी, तो शमशान घाट में सुविधाजनक वहाँ पे प्रतीक्षालय भी बने, क्योंकि बरसात में, गर्मी में लोगों को कोई साल भर में कई मौतें होती हैं, तो उनको कोई वहाँ दिक्कत ना आए। और जो जलाने का शेड भी होता है शमशान घाट में, जी, जो दाह संस्कार के लिए, वो शेड की निर्माण हो। इस तो शिक्षा उसके और लिए स्वास्थ्य का आपने जब जिक्र किया है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की 2 बड़ी उपलब्धियां क्या रही नहीं, देखिए, जो सांसद निधि से लोगों को मिली है? मैं जैसे स्मार्ट क्लास बनाना है जी, ताकि बच्चों को अपग्रेड मिले। दूसरी बात, कहीं कमरे की कमी है, कहीं पे हॉल की ज़रूरत है, कहीं पे बच्चों को साइकिल स्टैंड की ज़रूरत है, कहीं खेल के मैदान में किसी सुविधा की ज़रूरत है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं। जी, वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या नए और मशीनरी हम जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कस्बे नुमा क्षेत्र हैं, जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है सरकारी, जी, तो जो सरकार से कुछ मांगे जो होती तो बहुत है, लेकिन कुछ कमियां रह जाती है वहाँ की जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो उसको, उस कमियों को पूरा हम सांसद निधि से करते हैं। इसमें एक और है कि मैं जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी है, जी, उसके लिए भी, और जो सौदा वाहन होता है जो हम शमशान घाट के लिए, खासकर शहरों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, गांव में तो लोग अपने कंधे पर उठा के ले जाते हैं, लेकिन शहरों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, तो उसके लिए वो सौदा जो वाहन है, जो मुक्ति वाहन बोलते हैं, उसकी व्यवस्था के लिए हम लोग इसको खर्च करते हैं। बाकी बहुत से समाज के लोगों को भावना रहती है कि सामाजिक कुछ भवन बने, मगर उसमें हमारे सांसद निधि उसका बंधन है, तो दूसरे तरीके से किस तरह उसको हम कर सके, उसके लिए कोई रास्ता निकालते हैं। आदर्श ग्राम योजना के तहत आपने गांव भी गोद लिया है जी, और उसके बारे में क्या अपडेट है विजय जी आपके पास में? मैं ये एक लाइन और जोड़ दूं कि वहाँ से भी कुछ शिकायतें आई हैं कि आपने जब गांव गोद लिया है तो कुछ उनकी अपेक्षाएं थीं गांव वालों की, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। नहीं, वो मैं खुद ही महसूस कर रहा हूँ कि समस्या तो अनंत है और मांगे बहुत है, जी, लेकिन जितना हो सकता है वो मैं भी नहीं कर पाया अभी तक, वो मेरे मन में भी है, और मैं इस बार उसी को फोकस कर रहा हूँ। पहले कार्यकाल में कुछ परेशानी थी, कुछ अड़चन था। कारण ये है कि हमारी सरकार नहीं थी। जो 19 में जब मैं सांसद बना तो कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, तो अन्य माध्यमों से उस गांव में जो काम करने थे, जो निर्माण काम करने थे, वो मैं नहीं कर पाया। वो मेरे मन में भी वो खटक है आज भी। जी, इसलिए मैं इस बार, चूँकि हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और बाकी विभागीय मंत्रियों के माध्यम से मैं उसको सिलसिलेवार जो वहाँ की कमियाँ हैं, जो मांग है, जो लोगों की आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए मैंने अभी काम शुरू कर दिया है। तो आपको दिखेगा, 1-1.5 साल बाद दिखेगा। कम से कम आप अपनी बात को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ जी, और जनता को भरोसा भी दिला रहे हैं कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निपटारा भी हो जाएगा। जी।
अगर मैं भिलाई स्टील प्लांट की बात करूं या फिर उससे जुड़े तमाम उद्योगों की बात करूं, तो क्या उनके विस्तार पर कोई आपके पास में दिमाग में कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है? वाकई में मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है 4 विधानसभा मेरा शहरी माता है जी, जहाँ उद्योग लगे हैं। और भिलाई स्टील प्लांट सबसे बड़ा प्लांट जो एशिया का हुआ करता था पहले, वो मेरे यहाँ है। सेल का बड़ा यूनिट है वो बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट। दूसरी बात, मेरा 5 विधानसभा ग्रामीण है, तो 9 विधानसभा है हमारा। इसमें वाकई में जो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जितनी चुनौती नहीं है वो शहरी क्षेत्र में है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में एमएसएमई के भी बहुत सारे छोटे उद्योग हैं और वो कंसल्टेंट इसके हैं जो भिलाई स्टील प्लांट के जी। 2 बड़े सीमेंट प्लांट हैं मेरे यहाँ, एसीसी के हैं जिसको अभी अडानी ग्रुप ने खरीद दिया है। दूसरा एक जेके लक्ष्मी है, तो 2 बड़े सीमेंट फैक्ट्री भी हैं। तो वो एक चुनौती है वहाँ पे, क्योंकि उनको हर प्रकार की व्यवस्था चाहिए, चाहे बिजली की सुविधाजनक व्यवस्था हो, चाहे उनको अन्य प्रकार के जो उनके जो संसाधन उनको जुटाने पड़ते हैं, उसमें जनप्रतिनिधि के रूप में मेरी क्या भूमिका हो, चाहे वहाँ के जो कर्मचारी हैं, स्थानीय स्तर के जो हमारे जनता है, उसको वहाँ पे ये बाध्य करना कि हमारे लोकल जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उसको वहाँ काम देना। और भिलाई स्टील प्लांट जो पहले हुआ करता था, वहाँ व्यवस्था एक सुचारू व्यवस्था जो पहले चलती थी, वो व्यवस्था में बहुत सारी कमी भी आई है। अब उन कमियों को कैसे पूरा करें? पहले भिलाई स्टील प्लांट में स्कूल भी चलता था, बहुत अच्छे स्कूल थे, रिपोर्टिंग थी उसकी, अच्छे शिक्षा धानी के रूप में हम जानते थे उसके माध्यम से। खेल के मैदान इतने अच्छे हुआ करते थे, इतनी व्यवस्था हुआ करती थी, वो भी अब नगण्य हो चुके हैं। तो उसको पुनर्स्थापित कैसे करें फिर से एक बार? उसके लिए मैं स्टील मिनिस्टर साहब से लगातार संपर्क कर रहा हूँ। या तो उसको स्टील सिटी घोषित कर दिया जाए, या उसमें जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के लिए क्या नए रूप में उसको ला सकें। एक तरफ प्रोडक्शन की बात है भिलाई स्टील प्लांट में, दूसरी तरफ इस तरह की व्यवस्था जो सामान्य जन, जो वहाँ के कर्मचारियों के बच्चों के हित में भी होगा जी, और साथ ही साथ सामान्य जन जो और रहते हैं उनके लिए भी वो लाभकारी होगा। विजय जी, जहाँ पूरे देश में ही रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे में चूंकि आपका क्षेत्र भी काफ़ी हाई प्रोफाइल इस क्षेत्र को माना जाता है, तो आपके ऊपर एक दबाव है या फिर आप इस दबाव को खुद महसूस कर रहे हैं? नहीं, दबाव नहीं है, दबाव नहीं है। मैं तो उसको सौभाग्य मानता हूँ। जितनी ज़्यादा चुनौती होती है, काम करने में अच्छा लगता है। हर जगह सुविधाजनक हो तो फिर तो जनप्रतिनिधि कोई मतलब भी नहीं है। जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि जो चैलेंज को स्वीकार करे और उसके अनुसार काम करे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं सतत उसके लिए लगा रहता हूँ। तो जब हम, जैसे कोई ड्राइवर है, आप उसको नई बस दे दें तो नई बस लेके चले जाएगा, कहीं भी जाएगा, उसमें कोई खराबी आनी नहीं है। अच्छा ड्राइवर वो कहलाता है जो पुराने और खटारा बस को भी किस तरह सुव्यवस्थित ढंग से यात्रियों को वहाँ तक पहुँचाए, ये अच्छे ड्राइवर की प्रामाणिकता होती है। मैं भी वही मानता हूँ कि हम अच्छी व्यवस्था तो जहाँ है, जहाँ पे बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको कैसे पुनर्स्थापित करना है, कैसे उसमें सुधार लाना है, तो वो चुनौती है। उस चुनौती को अपन स्वीकार करके उसको अच्छा करें, ये, क्योंकि मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ। अच्छा। तो मैं कबड्डी का खिलाड़ी था, खिलाड़ी के रूप में कि हर चुनौती को स्वीकार करके खेल भावना से लेते हुए पर उसको करें, ये मेरी भावना हमेशा रहती है। दुर्ग को पावर सेंटर क्यों माना जाता है पॉलिटिक्स का? ये केवल कहने की बात है विजय बघेल जी, या फिर सचमुच ऐसा है? नहीं है, वो पावर सेंटर है। पहले भी हमारे वहाँ से मुख्यमंत्री भी हुए माननीय मोतीलाल वोरा जी, अभी पूर्व मुख्यमंत्री हुए माननीय भूपेश बघेल जी। उसके पहले जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे
और बड़े पत्रकार थे माननीय चंदूलाल चंद्राकर जी, वो 5-6 बार वहाँ के सांसद रहे दुर्ग। तो राष्ट्रीय स्तर पे हमारे दुर्ग का नाम है। और चूंकि अभी बताया कि आप भिलाई स्टील प्लांट है, उसके कारण भी हमारे दुर्ग लोकसभा को, भिलाई को एक मतलब नेशनल क्या इंटरनेशनल पहचान मिली। ये सब बातें वहाँ हैं। हमारे यहाँ खेल में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे चयन होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल खेले, चाहे बास्केटबॉल में हो, क्रिकेट में हो जी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राजेश चौहान जी वहाँ से थे, और बास्केटबॉल में तो पूरी की पूरी टीम हमारे भिलाई से चयनित होकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। जब आप अपने क्षेत्र में होते हैं तो चूंकि विधानसभा की जो सीट है वो भी एक लंबी है वहाँ पर में देखा जाए, तो आप कैसे सब तरफ अपनी नज़र बना करके रखते हैं? हाँ, क्षेत्र तो बड़ा है, 9 विधानसभा है जी। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं किसी जो सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत सारे निर्माण काम का भूमि पूजन लोकार्पण होता है, उसमें साथ ही साथ जो अपने कहीं शादी हुई जी, कहीं पे किसी के यहाँ दुख का कार्यक्रम आ गया, कोई डेथ हुई किसी के यहाँ, कोई जन्मोत्सव का कार्यक्रम आ गया, उसका आमंत्रण मिला, जानकारी मिली, तो इस तरह भी जब क्षेत्र में जाते हैं तो 8-10 गांव के लोग वहाँ जाते हैं, उनसे भेंट हो जाती है। और मान लीजिए कि लोगों को अगर आपसे मिलना है तो क्या वो सीधे आपके नहीं, घर आते मेरे हैं यहाँ मिलने तो के लिए? हाँ, सीधे घर में आ जाते हैं जी। कोई समय लेते हैं, कोई बिना समय के भी आते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। और मेरे यहाँ 7 बजे सुबह से लोग आ जाते हैं। मैं शहर में रहता हूँ, फिर भी 100-125 किलोमीटर जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, 150 किलोमीटर वाले भी हैं, वो भी मेरे यहाँ मिलने के लिए आ जाते हैं। अपनी बहुत सारी छोटी मोटी समस्या या कोई डिमांड लेके सरपंच पंच लोग आ जाते हैं। तो ये सामान्य सी बातें हैं, सामान्य प्रक्रिया है। मैं वहाँ रहता हूँ, मतलब सुबह से लोगों से मिलता हूँ। मिलते हैं, अच्छा। हाँ, जी। बाकी अगर नहीं रहते तो अपन हमारे सोशल मीडिया से जानकारी डाल देते हैं कि भाई अब इतने से इतने तारीख तक हम नहीं रहेंगे, जी, ताकि उनको जानकारी लगे, वो इतने दूर से आए बेचारे और खाली हाथ वापस ना जाए। विजय बघेल जी, जो आपके कार्यकाल अभी बचे हुए हैं, क्या 2 ऐसे टारगेट आपने फिक्स किए हैं कि इसको तो पूरा करना ही है मुझे? नहीं, टारगेट तो खैर कुछ नहीं था, समय के अनुसार काम होते हैं कि भाई ऐसा कोई मुख्य टारगेट हमारे यहाँ हो। मैं तो एक तो भिलाई स्टील प्लांट की बात जो मैंने किया, जी बिल्कुल, उसमें जो पुरानी व्यवस्था थी उसको कैसे पुनर्स्थापित करें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। दूसरा है वहाँ के जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनको जो रिटायर हो चुके हैं जी, या वर्तमान में हैं, उनको कैसे उनकी फैसिलिटी और ज़्यादा अच्छा बढ़े, वो है। दूसरी बात, मेरा जो एक और परिकल्पना है, एक सोच है, और मेरे मन में शुरू से रहा है कि मेरा एक ज़िला, 2 ज़िला है, बेमेतरा और बेमेतरा ज़िला। जी, तो जो बेमेतरा ज़िला में रेल सुविधा नहीं है, तो वो रेल सुविधा को किस तरह हम पूरा करें, और इसके लिए सतत मैं माननीय रेल मंत्री जी से संपर्क में हूँ। वहाँ पे इसके लिए सर्वे के लिए पूर्व में स्वीकृति हो भी गई थी, जो रुकी हुई है। अभी मैंने जब बात की तो फिर से माननीय मंत्री जी ने अपनी सहमति दी है। तो उस तरफ रेल सुविधा हो। आज के ज़माने में अगर रेल सुविधा ना हो और लगभग 150 किलोमीटर की दूरी बिना रेल सुविधा को हो, ये वाकई में मेरे लिए भी एक दुर्भाग्यजनक बात होगी। उसको मैं पूरा करने के लिए लगा हुआ हूँ जी। साथ में एक हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट का हवाई अड्डा है, उसके लिए मैंने अभी शून्यकाल में भी लगाया था, नंबर आया, लेकिन बोलने की उस दिन अनुमति नहीं मिली। वो कैसे पूरा हो ताकि वहाँ पे या तो एक आध प्लेन की सुविधा मिल जाए, अल्टरनेट डे में मिल जाए। तो ये मैंने माननीय मंत्री जी से, माननीय राम मोहन नायडू जी से मैंने मिलकर बात की है। टारगेट तो देखिए आपने बता दिए, नारा कहते हुए भी कई आपने ऐसे बता दिए कि आपको अपने बचे हुए कार्यकाल में उसे पूरा करना है। उम्मीद करते हैं कि उन भरोसों पर भी आप ज़रूर आम जनता की खरे उतरेंगे, क्योंकि देखिए आखिरी फैसला तो जनता को ही करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद टीवी से बातचीत करने के लिए।
प्रणाम। 5 साल पहले दुर्ग की राजनीति जिस मुकाम पर थी उसने पूरे छत्तीसगढ़ की दिशा को बदल दी। तब विजय बघेल ने लगातार 2 बार जीत दर्ज कर न सिर्फ दुर्ग लोकसभा पर अपना दबदबा बनाए रखा, बल्कि केंद्र की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का दावा भी उनके कार्यकाल की एक बड़ी पहचान बनी। जातिगत समीकरण से लेकर विकास के एजेंडे तक दुर्ग को बार बार सुर्खियों में रहना पड़ा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि दुर्ग सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं रहा, बल्कि वो राजनीति का केंद्र बना जिसने राज्य की सत्ता संतुलन तक प्रभावित किया। और इतना साफ है कि जिस दुर्ग ने 5 साल पहले जिस नेता पर भरोसा जताया था, उस फैसले ने प्रदेश की राजनीति में एक नई कहानी लिखी है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।